हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो हम बात कर रहे हैं नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में, जिसमें अभी तक आपने नर्वस सिस्टम को समझा है। नर्वस सिस्टम में आपने समझा है ब्रेन को, ठीक है। और इससे रिलेटेड आपने कहा जो नर्व्स होती है, जिसमें आपने क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व के बारे में बात की है। इसी के साथ आपने यहाँ पर जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके बारे में हमने बात की है। आगे देखते हैं हमारे पास क्या क्या टॉपिक आते हैं इससे रिलेटेड। तो आपको करना क्या है, पीछे के जो भी टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं वो आपको अच्छे से समझने हैं और लर्न करने हैं। चलिए, ह्यूमन ब्रेन के बारे में हमने समझा था, अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया था, कितने पार्ट होते हैं, क्या क्या इनका फंक्शन होता है। हमारे पास आया था रिफ्लेक्स एक्शन। क्या कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन को, जिसे आप कह रहे थे कि आपकी बॉडी में एक सडन एक्शन होता है, आप सडन रिस्पॉन्स देते हो, तो उसी रिस्पॉन्स को, वो जो अचानक से आपने एक प्रतिक्रिया दी है किसी भी स्टिमुलस के प्रति, किसी उद्दीपक के प्रति, उसे हम कह रहे हैं रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है। यानी कि आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ और एकदम से आपने हाथ हटा दिया, तो वो जो प्रतिक्रिया थी, वो जो रिस्पॉन्स था, उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन कहेंगे। सेकेंड वर्ड हमने बात की थी यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। हमने कहा रिफ्लेक्स आर्क क्या है, वो पाथ है जहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हमने कहा रिफ्लेक्स जो आर्क है वो पाथ है जहां पर आपको रिफ्लेक्स एक्शन जो है उसका जो प्रोसीजर था, आपने प्रतिक्रिया तो दी, वो एकदम सडन आपने दी है, अचानक से आपने दी है, लेकिन आपके नर्वस सिस्टम में एक पूरी प्रोसेस चली और तब जाके आपको वो प्रतिक्रिया देखने को मिली। आपने कहा कि जिस पाथ से यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पाथ के द्वारा यहाँ पर मैसेजेस पास हो रहे हैं और कमांड दी जा रही है, उस पूरे पाथ को, उस पूरे रास्ते को आप कह सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा था। अब हमने क्या बात की है यहाँ पर, जल्दी से एक बार देखिए, मैंने आपको बोला था ये जो डायग्राम है इंपॉर्टेंट है, आपके पास पूछा जाता है, कभी कभी आपको बताया जाता है कि रिफ्लेक्स आर्क को डायग्राम के या चित्र के माध्यम से समझाइए, ठीक है। तब आपको ये डायग्राम बनाना होता है, या फिर आपको एक इमेज दी जाती है इस प्रकार की, यही इमेज आपको दी जाती है और कहा जाता है कि बताइए ये चित्र यहाँ पर क्या प्रदर्शित कर रहा है। ये चित्र आपके रिफ्लेक्स एक्शन को प्रदर्शित कर रहा है। और अगर मैं इस रूट की बात करूँ, इस पाथ की बात करूँ, इसे हम रिफ्लेक्स आर्क कह रहे हैं। तो क्या क्या चीजें हमने समझी थी, आपको पहला दिखा यहाँ पर सेंसरी न्यूरॉन, जिसका फंक्शन होता है कि आपकी बॉडी में जितने भी सेंस ऑर्गन हैं और उनमें जितने भी रिसेप्टर हैं, वो क्या करते हैं, स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। जब वो स्टिमुलस को रिसीव करते हैं तो वो क्या करेंगे, यहाँ पर अब उस सिग्नल को, उस इम्पल्स को या उस मैसेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाएंगे। क्यों पहुंचाया जाता है हमारे ब्रेन तक, क्योंकि हमारा ब्रेन ही कंट्रोल करता है। तो हमारा ब्रेन ही यहाँ पे डिसाइड करता है कि आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको किस प्रकार का रिस्पॉन्स देना है। जैसे कि जब हम बात कर रहे थे यहाँ पर किसके बारे में, सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। इसी के साथ हमने उद्दीपक के बारे में बात की थी और हमने रिसेप्टर के बारे में बात की थी। अब आपके रिसेप्टर आपके सेंस ऑर्गन पे लगे होते हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन है वहां पर आपके रिसेप्टर लगे होते हैं। हमने कहा सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको अलग अलग रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, चाहे वहां पर सेम रिसेप्टर यानी कि सेम सेंस ऑर्गन पर सेम रिसेप्टर हो, लेकिन वो भी आपको अलग अलग रिएक्शन वहां पर भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, हमने कहा कि आप चल रहे हैं, ठीक है, और आपको कहीं से बहुत अच्छे किसी पकवान की खुशबू आपको क्या हुई, फील हुई, ठीक है। कोई बहुत अच्छी कोई डिश बन रही थी और आपने जब क्या किया, उस स्मेल को फील किया, ठीक है, उस वो जो खुशबू थी उसे आपने फील किया, तो आपके मुंह में पानी आ गया, ठीक है, आपको अच्छा लगा, आपके मुंह में पानी आ गया। वहीं हमने कहा कि कहीं पे कूड़े का ढेर है और आप वहां से निकले, तो अब वहां पर जो स्मेल आपने फील की वो कैसी थी, अच्छी नहीं थी, और आपने क्या किया, अपनी नाक को तुरंत बंद कर दिया। जैसे कि हमने बात की थी यहाँ पर विजन, जब आप आपकी जो यहाँ पर क्या थे, आपने कोई चीज देखी, कोई बहुत अच्छी चीज आपने देखी है, फॉर एग्जाम्पल हमने एग्जाम्पल रोज का लिया था, या हो सकता है आपने कोई गार्डन देखा है, या हो सकता है कि आपने कोई बहुत अच्छा व्यू देखा है तो आप खुश हुए उसे देख के। वहीं हमने कहा कि आपने कोई डरावनी चीज देख ली, जैसे कि आपने क्या देखा, आपने सांप देखा तो आप एकदम से डर गए, आपके सामने शेर आ गया तो आप एकदम से डर गए। वहीं हमने कहा कि हमारे, अगर हम कानों की बात करते हैं जिसे आप फोनोरिसेप्टर भी कहते हैं, तो आप क्या सुन रहे हैं, कोई म्यूजिक सुन रहे हैं, तो आप उसे इंजॉय कर रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है वो म्यूजिक सुनना।
वहीं आपके सामने बहुत ज़्यादा शोर हो जाए, बहुत ज़्यादा शोर होने के कारण आप क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, आपको वो अच्छा नहीं लगता है। तो आप देख रहे हैं कि सेम सेंस ऑर्गन पे, एक ही सेंस ऑर्गन पे जो रिसेप्टर हैं, वहाँ पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग अलग अलग रिस्पॉन्सेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पर जो भी आपके रिसेप्टर रिसीव करते हैं, या भी जो भी आपके रिसेप्टर क्या करते हैं, उद्दीपक से जो भी इम्पल्स हैं उन्हें रिसीव करते हैं, तो उन्हें सेंसरी न्यूरॉन द्वारा ब्रेन को भेजा जाएगा। अब ब्रेन यहाँ पे डिसाइड करता है, ब्रेन यहाँ पे डिटेक्ट करता है कि सिचुएशन क्या है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्या रिस्पॉन्स देना चाहिए। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया था, सर्दियों का टाइम है, आपको ठंड लग रही है और अब आप आग सेक रहे हैं, आपको अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने कहा कि यहाँ पर गलती से क्या हुआ कि आपने अपना जो हाथ है वो एकदम से आँख के अंदर डाल दिया है, तो आप तुरंत हाथ को हटा लेंगे, क्योंकि हमारे ब्रेन को इतना पता है कि आपको कितनी हीट चाहिए, आपको हाथ कहाँ तक रखने हैं, ठीक है। और जैसे ही हमारे ब्रेन को पता चलता है कि अब हमारी बॉडी को यहाँ पर क्या है, खतरा है, तो आप से एकदम से हाथ हटा लेते हैं। तो हमने कहा मैसेज पहुंचाया जाता है सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा ब्रेन को। फिर ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पे कमांड देता है, किसके द्वारा देता है, मोटर न्यूरॉन के द्वारा देगा। इसके अलावा एक और न्यूरॉन की हमने बात की थी जिसे रिले न्यूरॉन कहते हैं। तो रिले न्यूरॉन क्या है, आपने कहा सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच का जो पोर्शन है उसे रिले न्यूरॉन हम कहते हैं। यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ तक तो क्या है, मैसेज जा रहा है और यहाँ से कमांड आ रही है, तो बीच वाला जो पोर्शन है उसे रिले न्यूरॉन कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज हमारे पास आता है, इफेक्टर। इफेक्टर क्या होता है, आपने पढ़ा है रिसेप्टर, लेकिन एक और वर्ड आता है इफेक्टर, ठीक है। रिसेप्टर हमने कहा हमारे सेंस ऑर्गन पे लगे हुए होते हैं और वो क्या करते हैं, किसी भी उद्दीपक को, किसी भी स्टिमुलस को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। इफेक्टर क्या होता है कि हमने कहा कि जब यहाँ पर हमारा ब्रेन हमें कमांड देता है, तो किस ऑर्गन को वो कमांड दे रहा है वो इफेक्टर होता है, यानी कि किस बॉडी पार्ट को यहाँ पे कमांड दी जा रही है। जैसे कि यहाँ पर कमांड किसे दी जा रही है, आपने कहा कि आपके मसल्स को दी जा रही है। आपने कहा मसल्स को क्यों दी जा रही है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे हाथ लगाया था, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, आपके हाथ को मूव करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, आपकी मसल्स रिस्पॉन्सिबल होंगी। जब उनमें कंट्रैक्शन होगा तब क्या होगा, यहाँ पर हमने कहा कि मूवमेंट होगी आपके हाथ में, तो ये आपका इफेक्टर होता है। तो जहां पर भी आपको जिस भी बॉडी पार्ट को ब्रेन को कमांड देनी होती है वो इफेक्टर है, ठीक है। और यहाँ पर जो भी जिस भी बॉडी पार्ट से आपकी बॉडी से क्या भेजे गए हैं, मैसेजेस भेजे गए हैं, उसे रिसेप्टर कहते हैं। तो यहाँ पर रिसेप्टर क्या है, आपकी स्किन रिसेप्टर है, और इफेक्टर क्या, आपकी मसल्स इफेक्टर है, क्योंकि इफेक्टर क्या करेगा, उस सिचुएशन से बचने के लिए या उस सिचुएशन के अनुरूप वहां पर रिस्पॉन्स देगा। क्लियर है इतना, पढ़े अब, यहाँ तक की बात हम कर चुके थे, डायग्राम आपने पढ़ लिया था, अब थ्योरी पोर्शन पढ़ लेते हैं। हमारे पास थ्योरी में क्या क्या आता है, आपने कहा द पाथ थ्रू विच नर्व सिग्नल्स इन्वॉल्व इन अ रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। द फॉलोइंग फॉलो चार्ट शोज द फ्लो ऑफ सिग्नल इन अ रिफ्लेक्स आर्क। आपने बोला कि रिफ्लेक्स आर्क क्या है, रिफ्लेक्स आर्क एक पाथ है, एक रास्ता है जिसके द्वारा सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो एक रास्ता ही आपको दिखाया जा रहा है कि आपकी बॉडी में जो भी चीजें हो रही हैं, चाहे आपको आपकी बॉडी के लिए अच्छा है, आपकी बॉडी के लिए बुरा है, अब आपको कुछ चीजें अच्छी फील हो रही हैं, आपको अच्छा लगता है, आपको आनंद आता है, तो वो भी किसके कारण है, क्योंकि आपका नर्वस सिस्टम वहाँ पे काम कर रहा है, क्योंकि आपके ब्रेन को मैसेज पहुंचाया जा रहा है और आपका ब्रेन आपको फील करा रहा है कि अब आपको अच्छा लग रहा है। कहीं पर आपको पेन होता है, कहीं पर आपको क्या होता है, कोई चीज ऐसी है कि जो आपको अच्छी फील नहीं होती है, यहाँ पर भी आपका नर्वस सिस्टम क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन आपने कहा कि ये चीजें हमें फील कैसे हो रही है, रिफ्लेक्स आर्क के द्वारा। सेंसरी न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन यहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपको क्या हो रहा है, ये सारी चीजें फील हो रही है। अब आपको बोला गया कि फ्लो चार्ट के माध्यम से आपको बताया गया कि कैसे चीजें यहाँ पे काम करती हैं। सबसे पहले स्टिमुलस होगा, देखिए हमने कहा था स्टिमुलस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने देखा होगा बिना किसी, आपने ये चीज सुनी होगी, लाइन सुनी होगी कि बिना किसी रीजन के कोई भी काम नहीं होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे कोई ना कोई स्टिमुलस होता है। अब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक स्टिमुलस है कि आप पढ़ाई करेंगे, ठीक है, अच्छी पढ़ाई करेंगे तो आप अच्छी जॉब में जाएंगे, अच्छी जॉब में जाएंगे तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम खाना क्यों खाते हैं, क्योंकि उसका स्टिमुलस क्या है, हंगर, हमें भूख लग रही है, हमें खाना चाहिए, ठीक है। तो हर चीज का स्टिमुलस होता है, तो हमने कहा सबसे पहले तो हमें स्टिमुलस चाहिए होगा, उद्दीपक चाहिए होगा। उद्दीपक को रिसीव करने के लिए यहाँ पर रिसेप्टर चाहिए होंगे।
आपने किसी सांप, आपके सामने कोई सांप है, तो सांप को, अब वहां पर सांप है और सांप की प्रेजेंस को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे विजन का काम होता है, आपको आंखें यहाँ पर अपनी यूज करनी होती हैं और आप अपनी आंखों के द्वारा सांप को देख पाते हैं। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो देख नहीं पाता है, उसके सामने अगर सांप है तो वो नहीं डरेगा, क्योंकि उसे नहीं पता है कि उसके सामने सांप है। वो कैसे डर सकता है? जब उसके, चलो हमने कहा यहाँ पे विजन काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आते हैं फोनो रिसेप्टर यानी कि कान। अगर किसी ने उसे बता दिया कि आपके सामने सांप है तो वो डर सकता है, या फिर उसकी स्किन पे टच हुआ तो उसने फील किया कि ये क्या है, सांप है, जब उसने हाथ से टच किया तो उसने कहा ये सांप है, तो फिर वो डरेगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि जो आपके सेंस ऑर्गन है वो क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं स्टिमुलस को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमने कहा उस व्यक्ति के डरने के लिए सांप वहां पर होना जरूरी है। सांप क्या है, वहां पे स्टिमुलस है, उद्दीपक है। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्या होगा, उद्दीपक, उसके बाद क्या होगा, उद्दीपक को रिसीव करने के लिए, ग्रहण करने के लिए होंगे रिसेप्टर। रिसेप्टर के बाद क्या होगा, ये जो इम्पल्स जाएंगे वो सेंसरी न्यूरॉन में जाएंगे। ध्यान दीजिए, सेंसरी न्यूरॉन हमेशा मैसेजेस को ब्रेन तक लेके जाते हैं। ठीक है, ब्रेन से लेके नहीं आ रहे हैं, ब्रेन तक लेके जा रहे हैं, आपको लैंग्वेज समझनी है। उसके बाद क्या होता है, रिले न्यूरॉन बीच में आते हैं। रिले न्यूरॉन से क्या होता है कि आपने क्या, सेंसरी न्यूरॉन ने मैसेज पास करा दिया है ब्रेन को, अब ब्रेन कमांड देगा, तो बीच में रिले न्यूरॉन होता है जो कि मैसेज को कमांड में ट्रांसफर करने में क्या होता है, मदद करता है। ठीक है, अब रिले न्यूरॉन से हमने कहा कमांड कहाँ जाएगी, मोटर न्यूरॉन में जाएगी। ठीक है, मोटर न्यूरॉन क्या करता है, ब्रेन से कमांड को लेके जाता है, ब्रेन से क्या कर रहे हैं, कमांड को लेके जा रहे हैं। उसके बाद आपने कहा ये कमांड कहाँ दी जाएगी, इफेक्टर। इफेक्टर वो ऑर्गन है, वो अंग है जो कि वहां पर स्थिति के अनुरूप क्या करेगा, फंक्शन करेगा। ठीक है, यानी कि क्या, कैसी कंडीशन है, कैसी स्थिति है, उसी के अनुरूप वो वहां पे काम करता है। तो इफेक्टर यहाँ पे आपको दी गई है मसल। क्लियर है इतना? चलिए, अब हमने कहा द रिसेप्टर इज द ऑर्गन विच कम्स इन द डेंजर जोन। आपने कहा रिसेप्टर क्या होगा, यहाँ पर अब आपको रिसेप्टर भी बताया गया है कि रिसेप्टर क्या होगा। हमने कहा रिसेप्टर हमेशा आपके सेंस ऑर्गन होते हैं, और वो जो सेंस ऑर्गन होते हैं, जितनी भी चीजें आप फील करते हैं, जो भी चीजें आप फील कर रहे हैं, आपने कहा आपके इन्वायरमेंट में, आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो भी चीजें आप फील कर रहे हैं, अपने सेंस ऑर्गन से करते हैं। तो अगर यहाँ पर डेंजर जोन है, तो जो डेंजर में आएगा वो आपका सेंस ऑर्गन ही होगा, कोई ना कोई सेंस ऑर्गन आपका डेंजर जोन में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर आपने ये इमेज देखी है, अगर आपने ये इमेज देखी तो इसके अकॉर्डिंग आपको बताया गया है कि रिसेप्टर क्या है, रिसेप्टर वो अंग है जो कि खतरे में आया है, जो डेंजर जोन में आया है। ठीक है, द सेंसरी न्यूरॉन पिक सिग्नल फ्रॉम द रिसेप्टर एंड सेंड देम टू रिले न्यूरॉन। तो यहाँ पर क्या होगा, सेंसरी न्यूरॉन क्या करेगा, जो सिग्नल है उसे रिसीव करेगा, रिले न्यूरॉन को देगा। द रिले न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन द स्पाइनल कॉर्ड। जो रिले न्यूरॉन होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होता है। द स्पाइनल कॉर्ड सेंड सिग्नल टू द इफेक्टर वाया मोटर न्यूरॉन। अब क्या होगा, जो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करेगी, मोटर न्यूरॉन को सिग्नल भेजेगी। द इफेक्टर कम्स इन एक्शन, और जो इफेक्टर क्या होगा, एक्शन में आएगा, एंड मूव द रिसेप्टर अवे फ्रॉम द डेंजर। अब आपने कहा कि रिसेप्टर, जो इफेक्टर होगा, इफेक्टर कौन है, जो कि उस स्थिति से बचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। जैसे कि वहां पर क्या थी, आपकी मसल्स थी। ठीक है, तो मसल्स क्या होगी, एक्टिव होगी। एक्टिव कैसे होगी, कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एकदम से आपका जो हाथ है वो वहां से मूव हो जाएगा। अब इन सब में एक चीज आपने देखी होगी, अभी तक हम बात कर रहे थे ब्रेन हमारी कमांड दे रहा है, लेकिन हम यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो मैक्सिमम जो यहाँ पर क्या होते हैं, एक्शंस होते हैं, या फिर उनके लिए जो रिस्पॉन्स देना होता है वो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिस्पॉन्सेस देता है। अगर हम देखें अल्टीमेटली आपका ब्रेन ही आपकी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे मैसेजेस होते हैं या फिर अधिकतर ऐसे जो रिस्पॉन्स होते हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा ही यहाँ पर दिए जाते हैं। क्लियर है? तो क्या चीज आपने समझी है, यहाँ पर आपने कहा रिफ्लेक्स आर्क वह मार्ग है जिसके माध्यम से रिफ्लेक्स क्रिया में शामिल तंत्रिकाएं संकेत यात्रा करती हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहलाता है। निम्नलिखित प्रवाह चार्ट रिफ्लेक्स आर्क के में सिग्नल के प्रवाह को दर्शाता है। पहला हमने कहा कि जो स्टिमुलस है, जो उद्दीपक है, वो उद्दीपक को कौन ग्रहण करेगा, रिसेप्टर। ठीक है, उसके बाद रिसेप्टर से जो इम्पल्स हैं वो कौन यहाँ पर रिसीव करेंगे, संवेदी न्यूरॉन, संवेदी न्यूरॉन से रिले न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन एंड इफेक्टर जो कि मांसपेशी है। तो आपने कहा ये जो डेफिनेशन है इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
आपने कहा रिसेप्टर वह अंग है जो खतरे के क्षेत्र में आता है। संवेदी न्यूरॉन रिसेप्टर से संकेत लेते हैं और उन्हें रिले न्यूरॉन को भेजते हैं। रिले न्यूरॉन रीढ़ की हड्डी में मौजूद होता है और रीढ़ की हड्डी मोटर न्यूरॉन के माध्यम से प्रभावक को संकेत देती है। प्रभावक क्या है? प्रभावक क्या आपका इफेक्टर, ठीक है, प्रभाव कारक क्रिया में आता है और रिसेप्टर को खतरे से दूर लेके जाता है। ठीक है, इतना क्लियर है? तो आप रिफ्लेक्स आर्क को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं। सिर्फ इतनी चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। एक तो आपने क्या करना है, एक पूरा फ्लो चार्ट यहाँ पर इस प्रकार से प्रदर्शित करना है, डायग्राम बनाना है और नीचे से यहाँ पर क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। लेकिन ध्यान रखिए आपको अकॉर्डिंग टू नंबर यहाँ पर अपना आंसर लिखना है। अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताइए यहाँ पर जो भी यहाँ पे क्या है इम्पल्स होते हैं या जो भी सिग्नल्स होते हैं वो हमारे ब्रेन तक कैसे पहुंचाए जाते हैं तथा हमारे ब्रेन से हमारे बॉडी पार्ट्स तक कैसे पहुंचाए जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि रिफ्लेक्स आर्क के माध्यम से पहुंचाए जाते हैं। अगर आपके पास डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाता है तो आप इसी प्रकार से अपने क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। तो चलिए एक बार आप पढ़िए रिफ्लेक्स आर्क के बारे में। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आगे आपको फिर से रिफ्लेक्स आर्क के बारे में कुछ और चीजें बताई गई हैं। आपने कहा द रिफ्लेक्स आर्क पासेस एट द लेवल ऑफ अ स्पाइनल कॉर्ड and the signals involved in reflex action do not travel up to the brain। ठीक है, आपको क्या बोलेगी कि रिफ्लेक्स आर्क रीढ़ की हड्डी के स्तर से गुजरता है और रिफ्लेक्स क्रिया में शामिल सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं जाते हैं। क्यों नहीं जाते, आगे देख लेते हैं। आपने कहा दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सेंडिंग सिग्नल्स टू द ब्रेन वुड इन्वॉल्व मोर टाइम। आपने कहा क्योंकि हमने कहा कि ब्रेन तक अगर सिग्नल पहुंचाया जाए तो उसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है। और अब आप देखते हैं हमने स्टार्टिंग से ही, जब से हमने डे 1 से चैप्टर स्टार्ट किया है, तो हमने एग्जाम्पल क्या लिया है कि आपने किसी गर्म वस्तु को छुआ और एकदम से हाथ हटा लिया। ये सबके साथ हुआ, ऐसा नहीं है कि किसी के साथ नहीं हुआ होगा। ये जो एक्सपीरियंस है ये सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा। तो अब आप समझ सकते हैं कि वो जो प्रोसेस हो रही है वो कितनी क्विकली हो रही है, विद इन अ सेकेंड वहाँ पर वो जो क्रिया है वो हो रही है। ऐसे कैसे पॉसिबल है? आपने कहा क्योंकि कितना फास्ट यहाँ पर क्या है, सिग्नल जो है वो इतनी जल्दी से ट्रांसमिट हो रहे हैं। तो यहाँ पर जो सिग्नल है वो ब्रेन तक अगर पहुंचाया जाए तो थोड़ा सा और टाइम यहाँ पर लगेगा। इसीलिए स्पाइनल कॉर्ड ही क्या करता है, यहाँ पर चीजें कंट्रोल करता है। Although every action is ultimately controlled by the brain, the reflex action is mainly controlled at the level of spinal cord। आपने कहा वैसे तो हम जानते हैं कि यहाँ पर सारी चीजें हमारा ब्रेन ही कंट्रोल कर रहा है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड की फंक्शनिंग हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रिफ्लेक्स आर्क में हम देखते हैं कि जो प्रोसेस होती है या जो आपको रिस्पॉन्स देखने को मिलते हैं यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल करता है। प्रोटेक्शन ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। चलिए अब आपने बोला, हमने कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्तिष्क के को संकेत भेजने में अत्यधिक समय लगेगा। क्या बोला जा रहा है कि रिफ्लेक्स आर्क रीढ़ की हड्डी के स्तर से गुजरता है और रिफ्लेक्स क्रिया में शामिल सिग्नल मस्तिष्क तक नहीं जाते। क्यों नहीं जाते हैं मस्तिष्क तक? हमने बोला यह महत्वपूर्ण है क्योंकि मस्तिष्क को संकेत भेजने में अधिक समय लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बताया गया है यहाँ पर, हालांकि प्रत्येक क्रिया अंततः मस्तिष्क द्वारा नियंत्रित होती है, प्रतिवर्ती क्रिया मुख्य रूप से रीढ़ की हड्डी के स्तर पर नियंत्रित होती है। अब आप पढ़ेंगे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी की सुरक्षा। ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लूइड फिल्ड balloon which act as a shock absorber and enclosed in a cranium brain box। आपने कहा जो मस्तिष्क है उसकी सुरक्षा हम कैसे करते हैं, आपने एक फ्लूइड पढ़ा था जिसे हमने क्या कहा था, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहा था। आपने कहा मस्तिष्क एक तरल पदार्थ से भरे गुब्बारे में सुरक्षित रहता है जो आघात अवशोषक के रूप में कार्य करता है और कपाल यानी कि ब्रेन बॉक्स में बंद रहता है। लेकिन हमने बोला स्पाइनल कॉर्ड इज एनक्लोज्ड इन वर्टिब्रल कॉलम, और जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेरुरज्जु है, वो कशेरु दंड से घिरा रहता है। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था जिसमें मैंने कहा था ये हमारी क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ठीक है, और रीढ़ की हड्डी जब आपने देखी होगी, ये रीढ़ की हड्डी है और रीढ़ की हड्डी में हमने कहा इस प्रकार से बॉक्स बने होते हैं जिसे हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। तो क्या फंक्शन था इनका? आपसे क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि इन वर्टिब्रल कॉलम का क्या फंक्शन होता है, इनका फंक्शन क्या है। आपने कहा जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड है उसे सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, उसे क्या करना, सुरक्षा प्रदान करना। क्लियर है इतना?
चलिए अब हम बात करते हैं मस्कुलर मूवमेंट्स एंड नर्वस कंट्रोल। हम देखते हैं कि जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स में जो मूवमेंट होती है और जो नर्वस कंट्रोल है उनमें क्या क्या यहाँ पे संबंध है, किस प्रकार से संबंध स्थापित है, तो पढ़ लेते हैं। आपने कहा सबसे पहले तो आप मसल्स के बारे में जानते हैं। मसल्स क्या होते हैं? एक प्रकार के ऊतक होते हैं, ठीक है। आपने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं बोलेंगे, नहीं समझेंगे, क्योंकि हमने पूरा चैप्टर ही पढ़ा है जो टिश्यू बेस्ड है, जिसमें आपने कहा कि जो मस्कुलर टिश्यू है एक प्रकार का आपका टिश्यू होता है। इसका फंक्शन क्या था? मेनली इसका जो फंक्शन है वो मूवमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। अब वो चाहे आपने कहा कि आपके स्केलेटल मसल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, या अगर आप कार्डियक मसल्स की बात करते हैं तो कार्डियक मसल्स में भी मूवमेंट आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। आपने कहा कि अगर हम स्केलेटल मसल्स की बात करें तो उनमें भी मूवमेंट देखने को मिल रही है। हमने कहा कि अगर हम यहाँ पे स्मूथ मसल्स की बात करें तो वहां पर भी आपको क्या मिलती है? मूवमेंट देखने को मिलती है, ठीक है। मसल्स टिश्यू हैव अ स्पेशल फिलामेंट्स कॉल्ड एक्टिन एंड मायोसिन। आपने कहा एक्टिन एंड मायोसिन जो होते हैं विशेष प्रकार के कुछ प्रोटीन होते हैं, कुछ तंतु पाए जाते हैं किसमें? यहाँ पर मसल्स में। अब होता है क्या देखिए, आपने कहा हमने पहले भी चीजें डिस्कस की थी, जो मसल्स है वो इस प्रकार से अरेंज होती हैं, ठीक है। इन मसल्स में जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो आप देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपको कुछ चेंज देखने को मिलते हैं। सिंपली आपने कहा कुछ इस प्रकार से प्रोटीन अरेंज थी, अब उनमें कॉन्ट्रैक्शन हो तो वो ऐसे इधर की ओर क्या हो गई हैं? खिसक गई हैं। इट मीन्स कि जो एरिया था, एरिया कम हो गया। तो जब एरिया कम होता है तो उसे हम क्या कहेंगे? कॉन्ट्रैक्शन कहेंगे, संकुचन कहेंगे। जैसे हमारा हाथ है, मैंने कहा मैंने अपने हाथ को कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है तो मेरे हाथ का जो एरिया है अब वो कम हो गया है, एक मुट्ठी के बराबर है। फिर से मैंने रिलैक्स जब हाथ को किया तो अब आप देख रहे हैं ये पूरा एरिया मेरे हाथ का आ जाता है। तो वहीं आपको बताया गया है एक्टिन एंड मायोसिन के बारे में कि जो मांसपेशियों के ऊतकों में विशेष तंतु होते हैं जिन्हें एक्टिन एंड मायोसिन कहा जाता है। When a muscle receive a nerve signal, a series of events is triggered in the muscles. Calcium ion enter the muscle cells. It results in actin and myosin filaments sliding towards each other, and that is how a muscle contracts. Contraction in a muscle brings movement in the related organs. सेम चीजें आपको बताई गई हैं, ध्यान से पढ़िए। आपने कहा जब एक मांसपेशी को तंत्रिका संकेत प्राप्त होता है, जब क्या हुआ? हमारे जो नर्व्स हैं उन्होंने क्या किया? मसल्स को जब सिग्नल दिया, ठीक है, हमारे नर्व्स ने जब मसल्स को सिग्नल दिया, तो सिग्नल क्यों दिया जाता है? क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट की आवश्यकता है। तो आपने कहा तो क्या होता है? तो मांसपेशी में घटनाओं की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। अब मांसपेशियों में एक प्रोसेस शुरू हो जाती है, कैसे होती है? आपने कहा सबसे पहले क्या होता है? कैल्शियम आयन मांसपेशी कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं। जो कैल्शियम होता है वो जो मसल्स हैं, मसल्स में क्या होगा? एंट्री उसकी होती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है? एक्टिन और मायोसिन तंतु एक दूसरे की ओर खिसकने लगते हैं। आपने कहा ये एक्टिन और मायोसिन है, जैसे कैल्शियम में एंट्री की अभी एक दूसरे की ओर इस प्रकार से क्या हो जाएंगे? स्लाइड हो जाएंगे, यानी कि खिसकने लगेंगे। इससे क्या होता है? और इस तरह मांसपेशी सिकुड़ जाती है। मांसपेशियों में संकोचन से संबंधित अंग में गति आती है। क्लियर है? इतना इतना क्लियर है? अब आप देखिए, ध्यान से देखिए। अभी कुछ देर पहले जब आपने रिफ्लेक्स आर्क पढ़ा था तब हमने कहा था रिफ्लेक्स आर्क में इफेक्टर क्या है? इफेक्टर क्या था? जो प्रभावक था। यानी कि इफेक्टर वो है जो ब्रेन से कमांड आ रही है, तो ब्रेन से कमांड किसे भेजी जा रही है? आपने कहा इफेक्टर को भेजी जा रही है। इफेक्टर वहां पे क्या था? मसल से, क्योंकि हमें किस चीज की आवश्यकता थी? मूवमेंट की। आपने कहा किसी गर्म वस्तु को आपने छुआ है तो आपको सीधे हाथ को हटाना है। हाथ को कैसे हटाएंगे? जब हाथ में मूवमेंट आपकी आएगी, और मूवमेंट के लिए क्या है? आपने कहा मसल्स रिस्पॉन्सिबल है। तो इसीलिए क्या हुआ देखिए, ब्रेन ने जब कमांड भेजी मसल्स को, तो एक्चुअली में हुआ क्या था कि यहाँ पर नर्व ने क्या भेजे हैं? सिग्नल भेजे हैं। किसे? मसल्स को। मसल्स में कैल्शियम आयन की एंट्री हुई, कैल्शियम आयन मसल्स के अंदर गया और इसके फलस्वरूप एक्टिन और मायोसिन क्या हो गए हैं? आपस में एक दूसरे की ओर खिसक गए हैं, जिससे कि मसल्स में कंट्रैक्शन हुआ। अब जब मसल्स में कंट्रैक्शन होगा तो आपने कहा मसल से क्या जुड़ी होती है? हड्डियां जुड़ी होती हैं। तो आपने कहा मसल्स ऐसी है और इसके बाहर यहाँ पर आपने कहा ये हड्डी जुड़ी है।
अब जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन हो तो मसल्स इस प्रकार से होंगी, तो हड्डी भी जो है, हड्डी में भी आपको मूवमेंट देखने को मिल रही है, जो कि हड्डी यहाँ पर मसल से अटैच होगी। तो इतनी बात क्लियर है कि कैसे जब हमने रिफ्लेक्स आर्क में हमने देखा कि कैसे वहां पर रिफ्लेक्स आर्क बना है और रिफ्लेक्स एक्शन कैसे हुआ है, तो ये आपको बताता है रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में। तो एक बार आप लोग पूरा जो पैराग्राफ है उसे पढ़ लीजिए। चलिए, तो यहाँ पर हमने बात की है कि मस्कुलर मूवमेंट किस प्रकार से यहाँ पे हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर हमने बात की है कि किस प्रकार से यहाँ पर जो आपका नर्वस सिस्टम है वो कैसे फंक्शन कर रहा है। अब कुछ हार्मोन्स की बातें भी कर लेंगे कि जो कुछ हार्मोन्स होते हैं उनके कारण भी हमारी बॉडी में कुछ यहाँ पर रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। उससे पहले हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। और एंडोक्राइन सिस्टम में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ग्लैंड्स जिन्हें आप कहते हैं ग्रंथि। ग्लैंड्स और ग्रंथि हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं जिनमें कि क्या होता है, सिक्रीशन आपको देखने को मिलता है। सिक्रीशन यानी कि श्रावण आपको देखने को मिलता है। अब ये क्या श्रावित करते हैं, क्यों श्रावित करते हैं, कैसे श्रावित करते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। हमने कहा ग्लैंड्स या ग्रंथियां आप इतना समझिए कि कुछ सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ श्रावित कर रहे हैं। ये जो ग्लैंड्स होती हैं ये दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हमारे पास जो आपको आपके टॉपिक में है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हमारे पास आती हैं। ठीक है, और सेकंड हमारे पास आती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्लियर है? दो प्रकार की हमारे पास आती है। तो हमने कहा यह है ग्रंथि। ग्रंथि दो प्रकार की होती हैं, जिसे हमने कहा अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि इसे हम कहते हैं। दोनों में श्रावण हो रहा है। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में जो डिफरेंस होता है वो हम आगे चल के बात करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि एंडोक्राइन सिस्टम आपके पास है, तो एंडोक्राइन सिस्टम जो मिलकर के बना होगा वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बना होगा। जो ग्लैंड और ग्रंथि होती है वो एक नहीं होती है, बहुत सारी ग्रंथियां आपके पास आती हैं। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, हमने कहा कि जो एंडोक्राइन सिस्टम आपका मिलकर के बना है वो एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर के बना है। तो सबसे पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में। एक्सोक्राइन ग्लैंड ऐसी ग्रंथियां होती हैं जिनमें आपको मिलेंगी डक्ट। डक्ट क्या होती हैं? जैसे कि हमने कहा कि हम पानी भरने के लिए, हमने कहा पानी का नल हमारे घर से थोड़ा दूर था। अब हमने क्या किया, उस पानी को भरने के लिए हमने पाइप का यूज किया है। ठीक है, और पाइप के माध्यम से आपने कहा कि हम अपने घर तक पानी को लेकर के आ रहे हैं। अब हमें बाल्टी से पानी लेके आने की आवश्यकता नहीं है। डक्ट भी कुछ ऐसा ही काम करते हैं। यहाँ पर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनसे कुछ चीजें श्रावित होती हैं, कुछ श्रावण होता है। और वो जो श्रावण होता है वो डक्ट डक्ट के एक प्रकार के पाइप जैसी संरचना है, आप मान लीजिए। तो वो जो श्रावण है, श्रावण यानी कि कोई भी लिक्विड, कोई भी पदार्थ जो श्रावित हो रहा है वो डक्ट के माध्यम से एंडोक्राइन ग्लैंड से किसी दूसरे स्थान में जाएगा। अब आप सोचेंगे दूसरे स्थान में कहाँ जाएगा, हमने कहा कि जहां पर साइट ऑफ एक्शन होती है। साइट ऑफ एक्शन हम किसे कहते हैं? हमने कहा वो स्थान, वो जगह जहां पर कि उस श्रावित पदार्थ की आवश्यकता है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा यहाँ पर कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। अगर कि मैंने कहा कि मेरे मुख में लार ग्रंथियां हैं जो यहाँ पर पाई जाती हैं, यहाँ पर पाई जाती हैं और हमारे टंग में के नीचे पाई जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मेरी क्या है, ग्रंथियां पाई जा रही हैं और यहाँ से श्रावित होता है सलाइवा जिसे आप कहते हैं लार। ये जो सलाइवा है इसकी आवश्यकता है कहाँ? अगर आप देखेंगे, मैंने कहा सलाइवा या लार है जिसे आप अपनी बोलचाल की भाषा में थूक भी कहते हैं। तो इस थूक की आवश्यकता कहाँ होती है? सबसे पहले तो ये समझिए कि क्या आपको सलाइवा की आवश्यकता है या नहीं है। अगर आपने क्लास 7th में एक चैप्टर आपके पास आता है डाइजेशन इन एनिमल्स यानी कि जंतुओं में पाचन, और जब आपने वहां पर पढ़ा होगा तो आपने पाचन की प्रक्रिया पढ़ी होगी। वहां पर आप देखते हैं कि पाचन की प्रक्रिया आपके मुख में शुरू हो रही है। ठीक है, जब मुख में शुरू हो रही है तो वहां पर आपने सलाइवा और लार के बारे में बात की है। क्या फंक्शन होता है लार का? आपने कहा बहुत सारे फंक्शन होते हैं लार के। अगर हम बेसिक से फंक्शन देखें तो सबसे पहले तो चबाने में मदद करता है। सोचिए कि जब हमारे मुख में लार ही नहीं होता तो हम भोजन को कैसे चबा पाते? ठीक है, तो
चबाने में मदद करता है, भोजन को निगलने में मदद करता है। इसके अलावा आपने कहा भोजन के पाचन में मदद करता है। इसके अलावा हमने कहा भोजन में जो हानिकारक जीवाणु हैं उन्हें नष्ट करता है। तो यहाँ पर लार के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे पास आते हैं। अब लार को स्रावित होना है कहाँ? आपके मुख में, आपके टंग में, लेकिन आपके जो सलाइवरी ग्लैंड है वो यहाँ पर पाए जा रहे हैं। तो हमने कहा कि ये क्या कर रहे हैं, सीधे उसी स्थान पर क्या करें, सिक्रीशन को दे रहे हैं या उसी स्थान पर जो स्रावित पदार्थ है वहां तक पहुंचा रहे हैं जहां पर उनकी आवश्यकता होती है। ठीक है, किसके माध्यम से? डक्ट के माध्यम से। तो आपने कहा कि जिन ग्रंथियों में डक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि हमारी ग्रंथि यहाँ पर है, ठीक है, जो कि क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ग्रंथि जब यहाँ पर है और यहाँ पर कोई अंग है जिसमें, और ये कुछ श्रावित कर रही है, ये कुछ श्रावित जो पदार्थ है, ये श्रावित पदार्थ है। इस पदार्थ की आवश्यकता इस अंग को है, इस ऑर्गन को है। तो हमने कहा यहाँ पर डक्ट के माध्यम से सीधे इस अंग में क्या पहुंचाया जाएगा? आपने कहा ये पदार्थ पहुंचाया जाएगा। तो ये क्या है? हमने कहा यह है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ये हमने कहा ये है ग्लैंड, ये क्या है? डक्ट है जिसके माध्यम से जो पदार्थ है वो उस ऑर्गन तक पहुंचाया जा रहा है। ठीक है, क्लियर है? तो इसे हम कहते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। अब हमारे पास आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, और हम बात करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में डिटेल में। तो आपको करना क्या है, एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होती हैं इनके बारे में पढ़ करके लेके आना है, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स या एक्सोक्राइन ग्लैंड्स दोनों के एग्जाम्पल आपको देख करके आने हैं। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।